जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। ये हमारा आईएएस पीसीएस वाला करंट अफेयर्स सेशन होगा जिसमें हम नियर अबाउट 8 क्वेश्चन लेंगे। और 8-9 क्वेश्चन जो स्टार्ट है कि इंडिया का रायसीना हिल्स में रायसीना डायलॉग जो चल रहा था उसका जो फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का, उससे स्टार्ट करेंगे। तो ये मेन से स्पेसिफिक होगा इंटरनेशनल रिलेशन। Then we will study this make public decision of the panel that reviewed the internet ban. तो हमने ऑलरेडी देखा है कि अनुराधा भसीन केस था, उसमें बोला है कि क्या क्या रूल होना चाहिए अगर आप ज़्यादा इंटरनेट बैन करने या प्रेस पे कोब लगाने। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो डिसीजन इंटरनेट बैन पे लिया था जम्मू एंड कश्मीर में उसको आप पब्लिक कीजिए, देखें तो उसमें क्या इतना इंपॉर्टेंट था कि आपने इतने लंबे समय के लिए बैन किया था। तो मेन से स्पेसिफिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द जो हमारा आदित्य मिशन सोलर सिस्टम जो सन का हम स्टडी कर रहे हैं, अभी हाल ही में भेजा था L1 जो पॉइंट है लग्रांजियन पॉइंट 1, वहाँ पे जो पापा उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है उसको हम पढ़ेंगे कि क्या डिटेक्ट किया है, उसमें क्या क्या है। और कोरोनल मास इजेक्शन जो सन का सरफेस होता है, कोरोना एक होता है, जैसे अर्थ का भी सरफेस होता है ना, सन का भी सरफेस होता है कोरोना। कोरोना सबसे ज्यादा हॉट होता है, वहां से सोलर रेडिएशन आते हैं, उसको हम इससे स्टडी कर रहे हैं। तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के स्पेसिफिक से होगा ये। देन देर इज द चेंज इन द अमेंडमेंट ऑफ द सरोगेसी रूल है। और वहां पे पहले था कि सिर्फ जो कपल है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, उन्हीं से हम गैमेट्स लेते थे, अभी हमने डोनर्स को भी अलाउ किया है। तो अगेन जो थोड़ा सा चेंज है पॉलिसी में, तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर में ये जीएस पेपर 2 में पढ़ेंगे, गवर्नेंस मेंस पर्सपेक्टिव हो जाएगा। अगेन जो सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक कर रही है गवर्नमेंट, तो उसी पे ये वाला जो न्यूज है उसी का एक्सटेंशन है। अनुराधा भसीन केस इसमें भी आया है। और देखेंगे कैसे गवर्नमेंट जो पोस्ट हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं उसको भी रिमूव करवा रही है अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। हमने फार्मर्स लॉ के प्रोटेस्ट में देखा था, अभी जो फार्म प्रोटेस्ट रिसेंटली चल रहा है उसके भी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा है कि बहुत से फार्मर्स लीडर्स हैं या जो भी अगेंस्ट में लिख रहा है गवर्नमेंट को, उनके पोस्ट को हटाया है। देन वी विल स्टडी ऑन ए एडिटोरियल पेज, बहुत ही डिटेल में है कि ग्रोथ पैराडाइम क्या होना चाहिए, इंडिया का जीडीपी जो हम मेजर करते हैं कितना ये रिफ्लेक्ट करता है ग्राउंड पे जो ग्रोथ होता है, जो कॉमन मैन का डेवलपमेंट है उसको कितना रिफ्लेक्ट करता है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी। ओके, देन वी विल स्टडी दिस NB8। NB8 का मतलब होता है नॉर्डिक बाल्टिक 8। ये 8 कंट्री है, इसके लिए 8 है। ओके, ये रीजन है नॉर्डिक एंड बाल्टिक। ओके, नॉर्थ सी बाल्टिक सी उनके आसपास के रीजन है ये। तो उनके लोग, उनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे वो आए थे, उन्होंने मिल के ये एडिटोरियल लिखा है। तो देखते हैं उसमें क्या है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन मीन्स स्पेसिफिक। आफ्टर दैट वी विल स्टडी संदेश संदेश खली, इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। और वहाँ पे पीजेंस मूवमेंट हुआ था, उसका नाम था तेभागा मूवमेंट, उसको हम पढ़ेंगे जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा यूपीएससी ने, वो हम देखेंगे। इन द लास्ट वी विल स्टडी जो अभी यूपी में रिक्रूटमेंट चल रहा है पुलिस कांस्टेबल का, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है उसको पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। So the first news, this is in the context of the Rasina dialogue, Western countries pushing Russia to lean on the China। तो ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि रशिया को फोर्स कर रहा है वेस्ट डोर क्लोज करके, आप कोई डोर नहीं देंगे तो वो तो जो डोर बचा होगा चाइना और नॉर्थ कोरिया का उधर ही तो शिफ्ट होगा ना। जापान की तरफ से कुछ सपोर्ट है, वेस्ट की तरफ से भी कुछ कंट्री जर्मनी फ्रांस का भी सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी क्लोज कर दिया डोर। यूएस पीछे है ही है, देयर इज द ऑलवेज द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, कनाडा का है ही है। तो दिस इज द कंडीशन अंडर दैट रशिया इज गोइंग टूवर्ड्स द चाइना। तो वहां पे देखेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा क्या क्या कहा है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि चाइना जो माइंड गेम खेलता है
कंट्रीज के साथ कि आप इनसे रिलेशन रखना है तो हम ये आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये कीजिए वो कीजिए। कहीं ना कहीं वो दूसरे कंट्री को थ्रेट करता है, उनको जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसको नहीं बनने देता है, और कहीं ना कहीं ये इंडिया के अगेंस्ट में जाता है। उसका वीटो जो है ना, वीटो ओवर द आवर पॉलिसी चॉइस, जो हमारे पास चॉइस होता है, जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, तो पाकिस्तान के थ्रू जो कॉरिडोर है, कहीं ना कहीं उसके लिए हमें एक अल्टरनेटिव सिस्टम ढूंढना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट द वे चाइना इज प्लेइंग। हमारे बॉर्डर पे भी अभी एग्रेसिव है चाइना, तो वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वी विल स्टडी, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है कि जो रस्सा का कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे बोला गया है कि रस्सा, यूरोप एंड दिस वेस्ट हैज क्लोज द डोर, लॉट ऑफ डोर फॉर द रस्सा, और यहाँ पे दिस इज पुशिंग रस्सा टूवर्ड्स द अदर ऑप्शंस। तो अगर हमने नाउ आई थिंक इट्स मेक्स सेंस टू गिव मल्टीपल ऑप्शन। अगर रस्सा को आप ऑप्शन दे तो कहीं ना कहीं रस्सा के लिए चॉइस होगा कि हमारे पास ए भी है, क्योंकि चाइना के साथ उसका एक तरीके से देखें नेचुरल रूप से नहीं कोलैप्स वो करेगा, ओवरलैप, क्योंकि उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। दूसरी चीज है कि यूएस सबसे ऊपर है, अभी भी 10-20 साल बाद भी यूएस वहीं रहेगा, अभी चाइना को बहुत टाइम लगेगा इक्वल आने में। तो लड़ाई हमेशा दूसरे पोस्ट के लिए होगी, और दूसरों के लिए चाइना, रशिया, इंडिया, ऐसे ऐसे कई कंट्रीज हैं, जापान, फ्रांस, वो कम्पीट करेंगे। तो नेचुरली रशिया और चाइना हमेशा कंपटीशन में रहेंगे, और बहुत नहीं हो सकता, क्योंकि दे हैव द बॉर्डर शेयरिंग, देयर इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन विद द रशिया। तो वही कहा कि रशिया वुड नॉट सबमिट टू द सिंगल रिलेशनशिप ऑफ ओवरवेलमिंग नेचर। ऐसा नहीं होगा कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा कि चाइना जो कहेगा रशिया उसको आंख मूंद के मानेगा। कहीं ना कहीं उसको पता है कि चाइना भी कॉम्पीट कर रहा है रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक जो है जेमिनी एआई, अभी गूगल ने स्टार्ट किया है। उस पे हमारे मिनिस्टर ने कहा है कि ये हमारे बहुत से लॉ को वायलेट कर रहा है, जैसे कि रूल 3AB ऑफ द आईटी रूल्स 2021। क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा है कि एक यूजर ने पूछा कि इज द मोदी इज ए फासिस्ट। जेमिनी ने बताया कि मोदी हैड बीन एक्यूज ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी दैट सम एक्सपोर्ट हैव कैरेक्टराइज्ड एज द फासिस्ट। वैसा आंसर देता है। तो अब क्या होगा? अब इनके ऊपर बहुत से आरोप लगेंगे कि अब आप वायलेट कर रहे हैं, बहुत से लॉ को आप वायलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यू आर ग्रॉसली हार्मफुल, डिफेमेटरी, ऑब्सीन, पोर्नोग्राफिक, पीडोफिलिक, अदरवाइज अनलॉफुल इन एनी मैनर, कुछ भी। ठीक है ना? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये गूगल का है जो जेमिनी एआई है, और ये एक तरीके से चैट बॉट है कि आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करेगा, एंड इसमें एक और खासियत है, इमेज भी बना के देगा। दिस इज गुड। नेक्स्ट न्यूज, ये रशिया यूक्रेन वॉर में है, इंडिया के भी बहुत से लोगों को पाया गया, अभी तक 100 इंडियंस का कंप्लेन आया है। ये पहले नहीं इतना वो था। मीम के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है असाउद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, तो ये रिप्लाई में आया है कि है बहुत से अपने मन से भी कहें, क्योंकि इतना जो उनकी सैलरी है वो बहुत अट्रैक्टिंग है, 2 लाख पर मंथ, 50,000 अलग से बोनस। इंडिया में गवर्नमेंट अभी क्लेम कर रही है कि लखपति बहिनी एक साल में 1 लाख रुपए अगर वो अर्न कर रहे हैं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो उनको लखपति बहिनी, इनको तो एक महीने में 2.5 लाख दे रहे हैं। और इंडिया में सो मच मीन्स अभी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी है कि पीपल आर सर्चिंग दे आर। अभी देखिएगा कि यूपी का रिक्रूटमेंट है, उसमें 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 43 लोग अपीयर हुए हैं। किसके लिए? पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंडीशन, हाउ द पीपल आर डायर टू गो फॉर द सर्चिंग फॉर द जॉब। 21,000 का जॉब है, उसके लिए लोगों ने 10-10, 12-12 लाख लोग वहां पे देने को तैयार हैं। पेमेंट करप्शन में जो होता है ना, वो ब्राइब, that is the condition. Next important news is with respect to the this Supreme Court order for the government to please public the decision by the panel that reviewed internet ban in the Jammu and Kashmir. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में आपने इंटरनेट बैन इतने लंबे टाइम के लिए लगा के रखा था। अनुराधा वसीम केस आया था 2020 में, यहाँ पे बोला था कि आप इंटरनेट इनडेफिनिट टाइम के लिए नहीं लगा सकते, कुछ टाइम के लिए लगाएंगे, फिर रिव्यू करेंगे कि सिचुएशन सही हुआ तो आपको हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लगा के आप बैठ गए फिर हो रहा है।
थ्रेट हर चीज से होता है, लेकिन उसकी यूटिलिटी भी देखेंगे। इंटरनेट एक इस समय इंटीग्रल पार्ट हो गया है। जो लाइफ है, जो हमारा जो रेगुलर लाइफ है, जैसे हमें शॉपिंग करना है, हमें अगर एजुकेशन पढ़ाई करना है, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, टेलीमेडिसिन, अगर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वहाँ इंटरनेट का ही यूज करना है। एवरीथिंग, लॉट ऑफ थिंग हैज बीन बिकम द इंटरनेट बेस। आपको बैंकिंग करना है, आपको पेमेंट अपने बिल का करना है, दैट्स वाई द इंटरनेट हैव बिकम वेरी मच इंटीग्रल पार्ट। ऐसे आप नहीं कर सकते। थ्रेट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैन ही कर देंगे। जैसे थ्रेट हो गया कि सिलेंडर आप ला रहे हैं, ब्लास्ट कर देंगे, थ्रेट है, तो क्या सिलेंडर लाना बंद कर देंगे? यू विल बैन द सिलेंडर। तो खाना खाने का भी तो अधिकार है ना। पीपल विल नॉट एबल टू कुक देयर फूड। दैट्स व्हाई यू हैव टू बैलेंस। कोई अल्टरनेट मेथड ढूंढना पड़ेगा कि अगर इंटरनेट का मिसयूज हो रहा है, तो जो मिसयूज हो कर रहा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। सबका बैन आप नहीं कर सकते। जो सिलेंडर को ब्लास्ट कर रहा है, यू कैन आइडेंटिफाई दैट पर्सन, यू कैन प्रोसिक्यूट दैट पर्सन, नॉट द एवरी पर्सन। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये कि यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड देयर इज द टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ द टेलीकॉम सर्विसेज, जिसका यूज गवर्नमेंट करती है। तो ये यहाँ पे बोला है कि कोर्ट हैज लेड डाउन द इंटरिम प्रोसीजर सेफगार्ड टू इंश्योर दैट द अथॉरिटी डिड नॉट मिसयूज द पावर अंडर दिस एक्ट। ओके, तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 5 टू सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट। ओके, सो यहाँ पे है कि ऑर्डर्स आर स्टिल प्रोपोर्शनेट कीपिंग इन द माइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज है उसको वायलेट कर रहा है। अगर आप बैन कर रहे हैं तो इसको आप सब माइंड में रखिए। प्रोपोर्शनेट कितना हार्म पहुंचा रहा है। हर चीज का पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट होता है। आपको मेजर करना पड़ेगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना है, निगेटिव कितना है। थोड़े से पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए लार्ज निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। बैन से तो आपने ठीक है सिक्योरिटी का मामला सलटा लिया, लेकिन पीपल का जो नॉर्मल कंडीशन है वो तो आप बहुत लार्ज स्केल पे हार्म कर रहे हैं ना, पूरे उस एरिया के। People cannot fill up the form. People cannot appear into the examination. You can imagine what is the people cannot. Those who are reading in the online mode or they are reading the soft paper, soft copy of the newspaper. How they will do that? All this has become very much connected to the internet. इसी पे एक और है, सेम अनुराधा बसीन केस पे ही बेस्ड है, जो एडिटोरियल है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे जो है कि कोर्ट मस्ट एक्ट अगेंस्ट द ब्लॉकिंग ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट। अभी ये हमने देखा है कि जो पोस्ट है उसको भी गवर्नमेंट रिमूव करवा रही है। जो एजेंसीज हैं जैसे कि ट्विटर है, एक्स है, यूट्यूब है, कि वहाँ पे अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि उनके अगेंस्ट में है, तो दे आर राइटिंग डायरेक्टली टू द दिस प्लेटफॉर्म टू रिमूव दैट। तो इसको हमने कई केस देखा है कि अभी हरियाणा और राजस्थान जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरनेट बैन करके रखा था। फिर हमारा जो यूपी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने फार्म प्रोटेस्ट के में बहुत से अकाउंट बैन करवा दिए। पोस्ट तो हटवाया ही, कई जो फार्मर्स लीडर हैं उनके अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया। पहले ऐसा होता था कि जो ट्विटर था वो तो अपना जो स्टैंड लेता था कि हमारा ये प्रूव कीजिए कि यस दिस इज वायलेटिंग सम ऑफ द रूल्स पॉलिसी, तब हम हटाएंगे, ऐसे आपके कहने पे नहीं हटाएंगे। लेकिन अभी हमने देखा है कि ये जो स्टैंड होता था एक्स का और ट्विटर का, वो अभी हटा दिया। उन्होंने बोला कि नहीं अब हटा दो, क्योंकि अब तो हमारे ओनर का इंटरेस्ट आ गया कि यहाँ पे एलन मस्क है वो सिर्फ बेनिफिट देख रहे हैं। उनको ये नहीं देख रहे हैं कि जो वैल्यू होता था कि नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के हम एडवोकेसी करते हैं, वो वाला तो अब गया। तो बीच में ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आता था एक्स का, वो इन्होंने अब लाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब इनको इसमें दिखाते थे कि कितना पोस्ट हटाया, क्या रीजन था। अब रीजन सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट ने कहा हमने हटा दिया। तो दैट्स व्हाई दिस इज शोइंग दैट हाउ मच दिस इज इम्पैक्टिंग। सबसे ज्यादा तो ये था कर्नाटका कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक पोस्ट हटाने के लिए ये पहुंचे कोर्ट में कि हम नहीं हटाएंगे, गवर्नमेंट कोई रीजनिंग दे। तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट अथॉरिटी इंजॉय ए वाइड बर्थ ऑफ इशूइंग कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स विदाउट द नीड ऑफ प्रोवाइड नोटिस टू द ओरिजिनेटर। ओके, तो यहां तक बोल दिया। तो ये दिस इज कहीं ना कहीं हम जो इंडिया का रेपुटेशन है फॉर द फ्री ओपन एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्टफुल हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट, यू शुड राइट व्हेनेवर सच क्वेश्चन कम्स इनटू द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम देखेंगे,
मेडाराम जात्रा जो ट्राइबल फेस्टिवल है 3 दिन से न्यूज में है, हमने काफी देखा है। तो एक चीज आपको याद ही हो गया होगा कि ये तेलंगाना में है और मुल्लुगु डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है। जमपन्ना, जमपन्ना जो वागू रिवर है वो ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी का, इसके किनारे पे मनाया जाता है। और जो इसके डिटीज है समक्का सरलम्मा, डिटीज का नाम भी याद रखिएगा। और इसमें क्या गुड़ होता है, मेरा जितना वेट है उतने वेट का गुड़ हम लोग डिटीज को चढ़ाते हैं, यहाँ पे ये है। तो दिस यू शुड नो विद रिस्पेक्ट टू द जीएस पेपर 1। इसरो का जो हमने आदित्य मिशन देखा था जो सन को स्टडी कर रहा है, उसमें हमने देखा है कि वहाँ जो पापा, ये पापा क्या है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर द आदित्य, इसने क्या डिटेक्ट किया है, सोलर विंड इम्पैक्ट ऑफ द कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोना वहाँ का एक लेयर होता है, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ से रेडिएशन आता है और उसका क्या इम्पैक्ट है ये स्टडी कर रहा है। और कैसे स्टडी कर रहा है, इसके पास 2 सेंसर है। एक सेंसर का नाम है स्विफ्ट, सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी प्रोब। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मेजर करेगा जिसका रेंज 10 ईवी टू द 10 किलो ईवी तक होगा, ठीक है। दूसरा जो सेंसर है सोलर विंड आयन आयन कंपोजिशन एनालाइजर, स्वीकर इसका नाम है। ये मेजर करेगा आयन इन द एनर्जी रेंज ऑफ द 10 ईवी टू द 25 के ईवी। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। तो ये 2 मेन सेंसर है, ये करेगा। और बिसाइड दैट इट विल बी मेजर द डायरेक्शन ऑफ अराइवल ऑफ द सोलर विंड एज वेल। जो सोलर पार्टिकल है फोटॉन्स के शेप में आते हैं, तो दैट विल बी आल्सो स्टडीड। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो अमेंडमेंट हुआ है अभी सरोगेसी रूल्स के में। सरोगेसी रूल्स बहुत दिनों से है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था कि आप चेंज कीजिए। पहली बात तो इन्होंने लिख के रखा था इस रूल में कि जो कपल होगा वो किसी और से गैमेट नहीं लेगा। इसमें होता है कि वीमेन्स एग जाता है और मेल से स्पर्म आता है, दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं। आफ्टर दैट बच्चे का शेप आता है, बच्चा ग्रो होता है। दिस इज द टोटल प्रोसेस। अब आप इसमें कह रहे हैं कि अब सरोगेसी क्यों कराएगा, कहीं ना कहीं कपल में कोई ना कोई फर्टिलाइजेशन को लेके, फर्टिलिटी को लेके दिक्कत होगी तभी तो। नॉर्मल बहुत कम केस होता है कि लोग ऐसे कराते हैं, मैक्सिमम फर्टिलिटी का केस आता है तभी कराएंगे। अब आप कह रहे हैं कि ये कपल ही देगा, जब कपल में एक में दिक्कत है तो क्यों वो दोनों का गैमेट देगा, एक तो बाहर से लेना पड़ेगा ना। तो वही डोनर्स को अलाउ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला था, अभी चेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में काफी केस जा रहा था क्योंकि वो इलीगल बना के रखा था, डॉक्टर मना कर देते थे तो लोग जाके परमिशन लेते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ये कोर्ट ने कहा कि बार बार हमें क्यों करना पड़ा है, आप अमेंड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने अमेंड क्या कहा कि ठीक है, जो गैमेट है वो डोनर का ले सकते हैं। यहाँ तक बोला है कि सिंगल वुमेन जो है वो भी डोनर्स का स्पर्म लेके सरोगेसी प्रोसीजर में जा सकती हैं, यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कि सरोगेसी आपने जब सिंगल वुमेन का अलाउ किया तो जनरली आप कहीं भी फॉर्म हम देखिएगा फादर का नेम पूछा होता है, तो क्या वो जो चाइल्ड जो बर्थ लेगा वो इलिजिटिमेट होगा क्या। तो कोर्ट को भी क्लियरिटी नहीं है क्योंकि लॉ अभी तक यही बोलता था। तो इन्होंने पूछा जो गवर्नमेंट है कि क्या देयर इज नो मैरिज नो चिल्ड्रन आर बॉर्न विच इज द लॉ दैट गिव्स द देम लेजिटिमेसी। क्या आपके पास कोई लॉ है जो विदाउट मैरिज के अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको लेजिटिमेसी देती है। और विच इज द लॉ प्लीज गिव द लेजिटिमेट जो बॉर्न आउटसाइड द फॉर्मल मैरिज। और उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी द सेरेमनी मैरिज इज इट नॉट प्लीज इनलाइटन। मतलब जज को कुछ नहीं, खुद नहीं पता। उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है गवर्नमेंट के लॉ पर्सन होते हैं जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने बोला कि नहीं अभी जो ये चीजें हैं कि इलिजिटिमेट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट हमने हटा दिया है। तो वही उन्होंने पूछा जज ने कि लॉ बताइए, लॉ क्या है। तो देखते हैं क्या बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से कैन सर्टिफाई द आइदर ऑफ हस्बैंड और वाइफ constituting the intended couple suffer from the medical condition necessitating the use of the donor's gamete. Okay, so this is the permission that is needed under the district medical board. Okay. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो चेंजिंग ग्रोथ पैराडाइम है। व्हाट इज द चेंजिंग ग्रोथ पैराडाइम, यहाँ पे क्या बात हो रही है चेंजिंग ग्रोथ पैराडाइम का, कि
ग्रोथ का जो मॉडल है अभी तक हम कहते हैं कि जीडीपी है वही शो करेगा कि ग्रोथ हो रहा है। अगर जीडीपी बहुत ह्यूज हो गया तो मानेंगे बहुत ज्यादा ग्रोथ है, जीडीपी कम हो गया तो मानेंगे ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जीडीपी लार्ज हो जाए तो ग्रोथ हो रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि एक कंडीशन लीजिए कि एक कोई एरिया है और वहां पे कुछ ऐसा कंडीशन है कि ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे, समझिए टोटल कंट्री में 10 ही लोग रह रहे हैं और इसमें से एक के पास टोटल इस कंट्री का जीडीपी 100 रुपए है, ठीक है। और माना जाता है कि 50 रुपए जिस कंट्री का जीडीपी है वो डेवलप कंट्री अच्छा जीडीपी माना जाता है, ठीक है। अब 100 है तो ये अच्छा जीडीपी में आ गया। अब लेकिन 100 रुपए में 91 रुपए एक आदमी के पास है, उसका नाम समझिए एम है, और 9 जो है उनके पास एक एक रुपए है। टोटल 9 मिला के 9 रुपए हैं, एक एक रुपए है, ठीक है। अब 50 रुपए लिविंग स्टैंडर्ड माना जाता है कि 10 रुपए एक इंसान के पास है तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा। अब ये 9 का तो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, इसका तो बहुत सही है, इसका तो 10 गुना ज्यादा है। अब सोचिए कि ग्रोथ भी बहुत अच्छा है कि ये जो है इकोनॉमी 2 साल बाद ये इसका जो जीडीपी हो गया 500 हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो आदमी है इसी का ग्रो हुआ टोटल, ये जो कॉमन आदमी है उनके पास अभी भी 2-2 रुपए ही है, 1 से 2 रुपए हुआ। लेकिन इस आदमी के पास 482 रुपए हो गए। ओके, ग्रोथ तो दिख रहा है, जीडीपी तो बहुत हाई है, यहाँ पे 85 रुपए चाहिए। ऐसे ही इंडिया का जीडीपी है। इंडिया का जीडीपी इज द हाई बट द पीपल हु आर ऑन द ग्राउंड लेवल देयर इज द लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने यही बोला है कि डिस्पाइट वी हैव despite which Indian economy has not provided that despite impressive growth rate, we don't have provided this द वेल बींग ऑफ द सिटीजन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पीपल का वेल बींग दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, जीडीपी का इतना नेसेसरी नहीं है। इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज, जहां पे डिफरेंस है, किसी को 1 रुपए कमा रहा है, कोई 90 रुपए कमा रहा है, 90 टाइम्स का डिफरेंस है। ऐसे ऐसे कॉमन चीजें हैं इंडिया में। ओके, तो ये प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑल पर्सन का नहीं है, कुछ स्पेसिफिक पर्सन का है। तो दिस हैज बीन द ट्रेंड फ्रॉम द 1991 में जब हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया था, तभी से ये ट्रेंड देखा। अभी लास्ट के 2 जो गवर्नमेंट है, यूपीए का 10 इयर्स, 10 इयर्स ऑफ द एनडीए, हमने देखा कि जीडीपी तो दोनों का 7.2 है, काफी इंप्रेसिव है, 7.2 बहुत अच्छा है। लेकिन ओवरऑल द पीपल ऑन द ग्राउंड, इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, जो गरीब है और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो बहुत अमीर हो रहा है। दिस इज द कंडीशन। नॉर्मल, ये सिर्फ इंडिया के साथ ये दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिक मॉडल जो है वही उसी में ये है कि इकोनॉमिक मॉडल नॉर्मल क्या कहा जाता है कि पहले मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करेंगे, वहां से इंडस्ट्री में शिफ्ट करेंगे और देन सर्विस में जाएंगे। तो इंडस्ट्री में गया तो वो माना जाता है और डेवलप है, जो सर्विस में गया तो वो और डेवलप, यही कंडीशन। और इसको ऐसे देखा जाता है कि अगर आप गांव से अर्बन, गांव एरिया को अर्बन कर दिए या गांव से अर्बन में आप जा रहे हैं तो आप डेवलप हो रहे हैं, यही है ना, रूरल टू द अर्बन। लेकिन ये जो है फ्लॉड है, इसके कारण हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी खराब हो रही है, इनइक्वालिटी भी आ रही है। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कुछ चेंज आए। और ऐसा है कि एक चेक कैनेडियन इन्वायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने बोला है कि जो मेजर इकोनॉमी वर्ल्ड का है, किसी भी इकोनॉमी, किसी भी सोसाइटी का अभी देखें, वो 4-5 चीजों के ही आसपास घूमता है, जैसे कि स्टील, कंक्रीट, प्लास्टिक एंड द फूड, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें, इन्हीं के अराउंड में सब कुछ घूम रहा है। फॉर एग्जांपल स्टील और कंक्रीट, इसी से तो पूरा घर बनता है, रोड बनता है, यही मैक्सिमम चीज आपको दिखती है। जो भी बिल्डिंगे हैं वही है ना सोसाइटी में, वही अब ग्रोथ का है। जो ओवर ब्रिज हैं और बड़ी बड़ी टावर्स हैं, सब तो इसी से बने हैं ना, स्टील एंड कंक्रीट। फिर देख रहे हैं कि प्लास्टिक का यूज है। प्लास्टिक जैसे आप मेडिकल से लेके देखिए, फूड पैकेजिंग तक देखिए, प्लास्टिक का यूज है, क्योंकि इजीली उसको मोल्ड कर लेते हैं, चीप है। और इस प्लास्टिक में या किसी भी इन सब चीजों में अभी देखें तो जो जमीन पे ट्रांसपोर्टेशन है, कोई भी आप एक छोटी सी साइकिल से देखें या कार से देखें, ट्रेन देखें, शिप देखें, एरोप्लेन देखें, स्टील का यूज है। और भी मटेरियल है, स्टील डोमिनेटिंग है, जो मोबाइल मशीनरी है, खासकर जो कार है, ट्रक है, वो साइकिल्स हैं, उसमें तो है ना। तो यही है। और इनको चलाने के लिए क्रूड ऑयल का यूज हो रहा है, क्रूड ऑयल का प्लास्टिक में भी यूज हो रहा है।
क्रूड ऑयल का फूड जब एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें भी यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर क्रूड ऑयल से ही बनता है, यू शुड रिमेम्बर दिस, ओके। तो कहीं ना कहीं दिस ये क्रूड, यही 5 चीजें हैं जो पूरी इकोनॉमी को ड्राइव कर रही हैं, और जब तक हम इस पे बेस्ड होंगे क्लाइमेट और जो इकोनॉमिक जो होता है ना इक्वलाइजेशन, वो नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि लास्ट 100 ईयर्स में ग्रोथ देखिए जो पॉपुलेशन का है 2 बिलियन से 8 बिलियन हुआ है, 4 गुना। 2 बिलियन तो इस समय मुझे लग रहा है जो इंडिया का पॉपुलेशन है नियर अबाउट 1.5 बिलियन पहुंचने वाला है। जो 100 साल पहले पूरे ग्लोब का था वो इंडिया के है। तो क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए कि हम ऐसा चाहें कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही स्टार्ट करें, तभी तो ये फर्टिलाइजर में जो है फूड का जो है उसमें कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का कमी आएगी, और दैट विल मेक द इक्विटेबल सोसाइटी। तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर का जो एग्रो केमिकल, ये सिंथेटिक एग्रो केमिकल है वो नहीं यूज होगा। तो कहीं ना कहीं वी विल स्टार्ट विद दैट, देयर इज द ग्रेटर नीड ऑफ द लेबर फोर्स टू लीव सिटीज एंड प्रोड्यूस फूड इनटू द ओल्ड वे। और जॉब भी ज्यादा मिलेगा जब आप एग्रीकल्चर में जाएंगे, तो देयर विल बी द मोर नीड ऑफ दिस। और जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएंगे विदाउट मशीन के, तो और ज्यादा लोगों को जॉब की जरूरत होगी, जॉब मिलेगी, ओके। तो ये कह रहे हैं कि आर बी प्रिपेयर्ड, ये बहुत ही एक तरीके से है, और इंडिया प्रिपेयर्ड है, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में वो 64% है। इसकी तुलना में चाइना का देखें तो 36%, यूनाइटेड स्टेट का सिर्फ 17% पॉपुलेशन इन द रूरल एरिया। तो हमारे लिए इजी है, और कहीं ना कहीं हम इसमें रोल मॉडल प्रोवाइड कर देंगे कि यूरोप को, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अदर थिंग, ओके। सो दिस इज व्हाई इंडिया कैन गिव द सॉल्यूशन एंड रोल मॉडल फॉर द ऑल द वर्ल्ड। तो ये याद रखिएगा, और ये काफी अच्छा है एक तरीके से। ये इकोनॉमिक्स की भी बात कर रहा है, यहाँ पे क्लाइमेट की भी बात कर रहा है, यहाँ इक्वालिटी की बात कर रहा है, और नीचे आते आते फिलोसफी में चले गए। गांधी जी का यही फिलोसफी था कि सेल्फ सफिशिएंट विलेज की जरूरत थी। तो यहाँ पे भी तो वही कह रहे हैं ना कि गो फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड दिस विल प्रोवाइड द जॉब। गांधी जी को भी यही था कि मास प्रोडक्शन के लिए ऐसा प्रोडक्शन हो जिसमें मास की जरूरत हो, प्रोडक्शन बाय मास, नॉट बाय द मास प्रोडक्शन। सो फिलोसफिकल ऐसे भी आए तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू टेक इज दिस, द NB8 visit to the India focus on the cooperation and trust। तो ये NB8 क्या है, N से हुआ नॉर्डिक, B से बाल्टिक, 8 से ये टोटल 8 कंट्रीज हैं। तो 8 कंट्रीज को मैं दिखा दूं ताकि आपको क्लियरिटी हो, और इनके 8 जो लीडर हैं उन्होंने मिलके ये आर्टिकल लिखा है। तो जो 8 लीडर हैं, 5 नॉर्डिक है। नॉर्डिक में कौन कौन हो जाएंगे, जो नॉर्थ सी यहाँ पे है ना, नॉर्थ सी के आसपास कौन कौन सा है, डेनमार्क हुआ, नॉर्वे हुआ, स्वीडन है, फिनलैंड है, और यहाँ पे आइसलैंड है। तो ये सब नॉर्डिक कंट्रीज हो गए। बाल्टिक कौन हुआ, यहाँ पे पहले आपको बाल्टिक सी दिखा दूं, ये बाल्टिक सी है। और ये जो 3 कंट्री है इनको बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं, इस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। तो प्लीज रिमेम्बर दिस आर। और ये याद रखिएगा, यहाँ चाइना यहाँ तक अंदर घुसा हुआ है, ये चाइना है यहाँ पे, ओके। दिस इज द चाइना नहीं, सॉरी, रशिया। ये रसा का कालिनिनग्राड है, दिस इज द पार्ट ऑफ द रसा। तो डर सबको बना हुआ है ये। अब रसिया जब यहाँ पे यूक्रेन पे आ गया यहाँ पे, तो अब तो बच्चे यही ना, ये बाल्टिक, फिर ये, और रसिया तो कहता ही है ये पहले हमारी पार्ट थे। और कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी है, कहीं ना कहीं ये है कि रसिया के जो जार हैं उन्होंने कभी ना कभी कैप्चर किया हुआ था। तो इफ द रसिया इज अप्रोचिंग हियो, दे आर वेरी क्लोज टू द बेलारस, दिस बाल्टिक कंट्रीज, पोलैंड, दिस, तो दिस इज द ऑल अबाउट, ओके। तो यू शुड रिमेम्बर, आपको ये याद रखना है, दिस 3 कंट्रीज आर द बाल्टिक, दिस 5 कंट्रीज आर द फॉर द नॉर्डिक, ओके। तो 8 नॉर्डिक बाल्टिक यहाँ पे लिखा है। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड नीड मोर ट्रस्ट, डायलॉग एंड कोऑपरेशन बिकॉज नाउ द वर्ल्ड इज फेसिंग the issue of the to protect and defend the peace, stability, oppose the aggression, Russian aggression, to maintain the rule based world order। जो हमें रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे कि हमने देखा कि हौतीज अटैक भी हो रहे हैं, वो भी क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रेंथन ए वर्ल्ड इकोनॉमी बेस्ड ऑन द फ्री ट्रेड, सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। और ये जितने भी कंट्री है वो इस चीज पे काफी, यहाँ पे दिया हुआ है ये 8 कंट्रीज का नाम,
ठीक है ना। फिर इन्होंने दिया कि ये 8 कंट्रीज हैं डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट को लेके बहुत कमिटेड है, इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनोवेशन ड्रिवेन है, काफ़ी इनमें रिसोर्च एंड दिस इज डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी ये स्पेंड करते हैं। बिसाइड दैट वेलफेयर सोसाइटी है इनकी, गवर्नमेंट इनके लिए एजुकेशन, हेल्थ, रोड, जो इनकी लिविंग स्टैंडर्ड है, सर्विसेज है जो इन्हें नीडेड है, दैट इज ऑल प्रोवाइडेड ऑन ए वेरी लो कॉस्ट। तो ये इनकी गवर्नमेंट की खासियत भी है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे। इंडिया से क्या क्या शेयर हो सकता है, दिस इज द ग्रीन ट्रांजिशन, इनोवेशन, maritime trade and other thing, health, intellectual property rights, new technology, all this can be the ground of the collaboration between India and these countries. Okay. तो इन्होंने बोला कि देयर इज द शिफ्ट ऑफ दिस, द टाइम ऑफ द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। अब ये हो गया कि नॉर्डिक बाल्टिक रीजन से इंडो पैसिफिक जो है वो चेंज होने वाला है, कहीं ना कहीं इसको अब लिंक भी होगा। Okay, so this is talking about that, and beside that, this is talking about the how the aggression to the Ukraine is creating the threat. All यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है कि यस कैसे रसिया ने अटैक किया, और नीचे यहाँ पे इन्होंने बात किया है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है पीस प्रोसेस के लिए कितना डेडिकेटेड है। ओके, सो इन्होंने अभी पीस मीटिंग भी, पीस फार्मूला मीटिंग भी बुलाई थी, और उसमें ये नार्डिक बाल्टिक कंट्रीज ने पार्टिसिपेट भी किया था। और ये जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस नॉर्डिक कंट्रीज इन द यूनिटी मीटिंग आउटसाइड द यूरोप, यहाँ पे है आउटसाइड द यूरोप। तो ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट एक तरीके से एक हो गया ना कि रिस्पेक्ट, एक तरीके से हमारे लिए इनका जो है वो दिस इज एक्सप्लिसिट हियर। ओके, तो यहाँ पे हमने कहा है कि वी वांट टू इंक्रीज द डायलॉग कोऑपरेशन ऑन द ऑल दिस इशू वेयर वी शेयर द कॉमन एजेंडा अक्रॉस द डिफरेंट इशू ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम कवर करेंगे वो संदेश खली से है। संदेश खली, फायर एंड स्पोक इन द संदेश खली। संदेश खली अभी काफी न्यूज में है। संदेश खली के जो 2 लोकल लीडर है, उत्तम सरदार, शिबू प्रसाद हजरा, और इनके जो है शेख शाहजहां। ओके, सो शेख शाहजहां, इन्हीं के खिलाफ मेन इस समय है, ये तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं। इन पे है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल असोल्ट, ग्रैबिंग ऑफ लैंड, ये है कि ये तीनों मिलके उस एरिया में पूरा क्या बोलते हैं कि नाक को चने चबा देना वाला हाल कर दिया था लोगों का। एक नई पिक्चर में आप देखते हैं कि एक गुंडा टाइप का होता है, वो कहीं पे भी जाके 2-3 मिलके लैंड कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ तक कि आरोप है कि ये मतलब वहाँ के जो वीमेन है वहाँ को देखते थे कि कौन किस घर में सुंदर वीमेन है, यंग वीमेन है, उन्होंने मीटिंग में बुलाते थे। दे डू सम ऑफ द मीन्स एक्सप्लॉयटेटिव असोल्ट ऑन दीज वुमेन्स। तो यहाँ तक इनका ये था। तो कहीं ना कहीं अब ये ग्राउंड मिल गया अपोजिशन को भी कि ये कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो अभी तक सेंटर पे अटैक कर रही थी, उन पे अटैक करने का अच्छा मौका मिल गया। तो दिस हैज बिकम ए वेरी फर्टाइल ग्राउंड और बहुत एक्टिव और पॉलिटिकली एक्टिव हो गया है। यहाँ पे एक देखिएगा भेरीज, भेरीज क्या होता है, स्मॉल फिश पॉन्ड है। ये भी फिश पॉन्ड को ये लोग नेता लोग कैप्चर कर ले रहे थे कि ये कहते थे पैसा देंगे, और पैसा कैसे देंगे, मनरेगा वाला जो पैसा होता था वो ट्रांसफर करेंगे, और वो ट्रांसफर भी नहीं करते थे। तो दिस वाज द कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानने की जरूरत है वो तेभागा मूवमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ था। और तेभागा मूवमेंट जो इंडिया प्री इंडिपेंडेंस एरा में पीजेंट मूवमेंट था उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मूवमेंट 1946-47 में ये हुआ था। क्या मेन मुद्दा था तेभागा मूवमेंट का? तेभागा मूवमेंट में ऐसा था कि एक तो जमींदार लोग थे, जमींदार लोगों का जमीन होता था, उनको जमींदार लैंडलॉर्ड या इनको जोतेदार भी कहते थे। जोतेदार, कहीं ना कहीं जोतेदार से कंफ्यूज मत कीजिएगा। इनके पास लैंड होता था, खेती होती नहीं करते थे, खेती करने के लिए शेयर क्रॉपर थे। शेयर क्रॉपर, ये इन लोगों के पास लैंड नहीं था, ये इनके लैंड को पे खेती करते थे। ठीक है, इनको बरगा भी कहते थे, बरगरदार भी कहते थे। तो ये था कि ये जितना भी प्रोड्यूस होता था उसमें से अगर 100 क्विंटल हुआ
तो 50 क्विंटल ये जमींदार ले जाते थे, 50 क्विंटल ये ले जाते थे। अब कंडीशन ये था कि पूरा खून पसीना ये बहाए, इनका लैंड है, वो इनको आधा मिल जाता था। अब जब फेमाइन आता था तो इनके पास कुछ खाने को नहीं होता था, इनके पास हवेलियां और पूरे भरे गोडाउन होते थे। तो ये लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, ये तो सही नहीं है, आगे से हम 1/3 आपको देंगे और 2/3 हम खुद लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 100 हुआ तो 33.33 आपको देंगे और 66.66 हम लेंगे। अब ये तैयार नहीं, इसी पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और इसमें देखिएगा कि जो इसको कम्युनल नहीं था, क्योंकि इसमें जो थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम दोनों इम्पैक्ट हुए थे, तो बहुत यूनिटी देखने को मिला था इस तेभागा में। तो बाद में तेभागा एक्ट भी आया था। तेभागा एक्ट ने कहीं ना कहीं शेयर क्रॉपर्स को प्रोटेक्शन दिया था, सिक्योरिटी दिया था कि उनकी लैंड आप इतने आसानी से नहीं दे सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट कहानी। और सब यही है कि वहाँ पे जो गुंडागर्दी चल रही थी वो अभी सामने आया है। वीमेंस वहाँ की काफ़ी जागरूक हुई, उन्होंने शिकायत किया डीएम के पास। डीएम ने स्टार्ट किया कि एक विलेजर्स को बोला कि आप लोगों के लिए एक चौपाल टाइप का बनाएंगे। जगह जगह उन्होंने एक उन्होंने वो बनवा दिया कि प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि ये अपना ग्रीव, जो भी इनका ग्रीवेंसेस था, जो भी दुख दर्द था, वो जाके वहाँ बोले और उसको नोट किया जाए, सुनवाई हो। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे ड्रमर को भी इंकरेज किया और ड्रमर्स और भी चीज़ों को वहाँ पे लगवाया ताकि अवेयरनेस बढ़े, लोग निकले, लोग कंप्लेन करें ताकि इस पे सुनवाई हो। तो ये सारे मुद्दा यही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यूपी का ये देखिए सीन है, जहाँ पे वो एग्जाम था रिक्रूटमेंट को लेके, पुलिस रिक्रूटमेंट। और वहाँ पे ये हालत थी कि नियर अबाउट 60,000 पुलिस कांस्टेबल का सीट था, ये स्टेशन के हालत है। और 18 नियर अबाउट 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 48 लाख ऑफ द एस्पेरेंट। और सीट कितने थे? 60,000। ओके, अब क्यों? ऐसा नहीं था कि ये इतना बड़ा जॉब था, जॉब था जो पुलिस की जब से लोअर लेवल होती है स्टेज, वहां का जॉब था। पुलिस कांस्टेबल की सैलरी 21,000। लेकिन लोगों के पास इतना अपॉर्चुनिटी की कमी है, जॉब अपॉर्चुनिटी की, दे आर रेडी फॉर दिस। एंड गवर्नमेंट जॉब का जो है कि एक इट्स प्रॉमिस द सिक्योरिटी एंड द सोशल कैपिटल। मतलब अगर आप प्राइवेट जॉब कहीं पे भी करते हैं, सिक्योरिटी नहीं होती है। कब मूड खराब हुआ ओनर का, वो आपको मेल लिख दे, आपको लेटर पहुंच जाए कि कल से नहीं आना। दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी मच थ्रेटनिंग। कॉमन जो वहाँ का एम्प्लॉय होता है, दैट डजंट मैटर व्हाट ही डज इन फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, इट डजंट मैटर, दिस इज वेरी कॉमन। एंड ऐसा नहीं है कि लोग जाएंगे कोर्ट अपने हिस्से के लिए लड़ेंगे, क्योंकि these private owners have lot of capital, उनके पास लॉयर हैं, पैसे हैं, दे कैन लो। तो इसीलिए प्राइवेट आदमी तुरंत दूसरा जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तो दैट्स वाई ये गवर्नमेंट जॉब में इतना इजी नहीं होता है कि फायर करना। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आपको रीजन बताना पड़ेगा, पूरा गवर्नमेंट प्रोसेस जो लॉ है, लेबर लॉ, उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट, यू कैन फायर। सोशल कैपिटल ये भी है कि जल्दी जल्दी शादी तक हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट यही है कि कितना है। यहाँ पे नीचे बताया गया है कि क्या कंडीशन था यहाँ पे, कितने बच्चों ने यहाँ पे लखनऊ में सिर्फ 2 लाख बच्चे आए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट हियर इट इज। कुछ स्टेटमेंट है कि एक बच्चे ने कहा कि मेरे फादर की डेली बेसिस पे 400-500 कमा पाते हैं, वो भी कभी कभी जॉब मिलती है, तो ये जॉब मिलने से मेरा ये सब दुख दूर हो जाएगा। उन्होंने ये भी बोला कि अभी लीक भी हो गया है, तो उसको लेके भी काफी दुख दर्द है। यहाँ तक कि लोग 10-12 लाख देने को तैयार थे। तो यू कैन थिंक अबाउट व्हाट इज द कंडीशन कि 21,000 का जॉब को के लिए 10-12 लाख लोग घूस देने को तैयार हैं। वो आदमी जाएगा तो क्या करेगा? घूस ही लेगा ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। फॉर द टुडेस वी थिंक दैट आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द न्यूज दैट इज रेलेवेंट फॉर द यूपीएससी. Here we will, I will conclude my session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.